तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है, अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लीची के फलों की तुड़ाई के बाद बागों का प्रबंधन। सजावटी पौधे की नर्सरी तैयार करना सरल और लाभकारी व्यवसाय। किसान भाइयों, प्राय प्रदेश में लीची के फलों की तुड़ाई का काम पूरा हो चुका है और आगामी वर्ष में इन फल बागों से अधिक फलन मिले, इसके लिए अभी से ही लीची के बागों में कुछ जरूरी कार्य जैसे खाद, उर्वरक प्रबंधन और पौध सुरक्षा इत्यादि को करना होता है। तो इन सभी कार्यों को सही तरीके से कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला समस्तीपुर की कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अमृता सिन्हा से। ये बहुत अच्छे प्रश्न है कि अगर हम लीची का जो कटाई हो, जो बगीचा है, जो अगर हम उसमें हार्वेस्टिंग कर लिए हैं, उसके बाद अगर हम लीची का प्रबंधन, लीची के बगीचों का प्रबंधन ना करें तो उससे हमारे किसान को बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस बात को बहुत ध्यान से अपने बगीचे को प्रबंधन जरूर करें। जो हमारा कटाई होता है लीची का, तो उसके बाद जो अवशेष है लीची से, जो कटाई लीची के पेड़ से जो टहनियाँ वगैरह निकलते हैं, जो पत्ते होते हैं, उसको हम लोग बगीचे से साफ़ कर लेते हैं और हमारा जो अनवांछित जो टहनियाँ हैं, जो तना है, उसको हम लोग काट के निकाल देते हैं ताकि हमारा जो पेड़ है अच्छे से वृद्धि, अच्छे से डेवलप कर सके। लीची के फलदार वृक्ष में फल तुड़ाई के बाद शाखाओं की छटाई करना काफी महत्वपूर्ण होता है। वैसे फल तुड़ाई के दौरान ही पेड़ों की काफी शाखाओं की कटाई हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ बची हुई रोग और कीट ग्रसित शाखाओं की कटाई करें। कटाई हमेशा तेज धार वाले औजार से इस तरह करें कि शाखा फट नहीं पाए। कटाई के बाद काटी गई शाखा पर बोडो पेस्ट या कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का लेप अवश्य लगाएं ताकि हानिकारक फफूंदी संक्रमण ना हो। और उसमें जो हर पेड़, हर वृक्ष के चारों तरफ एक जो गड्ढे बनाकर उसमें प्रति वर्ष जो खाद, जो जितने भी रासायनिक खाद का हम लोग हर वृक्ष के अकॉर्डिंग, प्रति वृक्ष के अकॉर्डिंग जो हम लोग देते हैं, जैसे कि अगर हमारा वृक्ष बहुत लंबे समय का है तो 1200 ग्राम फास्फोरस, और अगर नया वृक्ष है तो उसमें 300 ग्राम फास्फोरस का यूज करते हैं और उसमें पोटास 900 ग्राम का यूज करते हैं। तो उस जितने भी रासायनिक खाद है उसके 75% हम लोग
उसी समय जब हम लोग तुड़ाई करते हैं तो उसी के टाइम प्रबंधन करने के टाइम ही उसमें 75% खाद का यूज कर लेते हैं, ताकि हमारा जो बगीचा जो हमारा वृक्ष हो अच्छे से वृद्धि कर सके और अच्छा फल अगले साल दे सके। और साथ ही साथ अगर हम लोग प्रति वर्ष प्रति वृक्ष 60 से 80 किलोग्राम अगर कंपोस्ट का इस्तेमाल करें रासायनिक खाद के साथ, तो हमारा और भी अच्छा वृद्धि हो सकता है और हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ हो सके। वृक्षों में खाद और उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा और पेड़ की आयु के अनुसार करना पड़ता है। अगर पेड़ की आयु 1 से 3 साल की है तो 10 से 20 किलो सड़ी गोबर के खाद के साथ यूरिया 150 से 500 ग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 200 से 600 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 60 से 150 ग्राम प्रति वृक्ष को दें। इसी तरह 4 से 6 साल के वृक्ष के लिए सड़ी गोबर की खाद की मात्रा बढ़ाकर 25 से 40 किलोग्राम, यूरिया 500 से 1000 ग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 750 से 1250 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 200 से 300 ग्राम प्रति वृक्षों को दें। जब वृक्ष 10 साल का हो जाए तो गली सड़ी गोबर की खाद की मात्रा बढ़ाकर 60 किलोग्राम, यूरिया 1600 ग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 2250 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 600 ग्राम प्रति वृक्ष को दें। पूरी खाद और आधे उर्वरकों को जून तथा शेष उर्वरकों को सितंबर में वृक्ष के छत्रक के नीचे गोलाई में थाला बनाकर दें और अच्छी तरह से मिला दें। खाद देने के बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। जिन बगीचों में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दे उनमें 150 से 200 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति वृक्ष की दर से सितंबर माह में देना लाभकारी पाया गया है। और इसके साथ साथ और भी ध्यान देना है कि अगर जब हमारा वृक्ष डेवलप ग्रोथ हो रहा है और कहीं भी कीटनाशक का कोई ये रोग का कुछ का लग रहा है, पता लग रहा है, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनसे जरूर कंसल्ट करें ताकि ये रोग हमारा पहले ही प्रबंधन हो सके, मैनेजमेंट हो सके। लीची के बाग में इस समय छाल खाने वाले पिल्लू का प्रकोप होता है। इस कीट के पिल्लू बड़े आकार के होते हैं जो पेड़ों की छाल खाकर जीवित रहता है और तने में छिद्र बनाकर छिपा रहता है। इस कीट के प्रकोप से पेड़ की टहनियां कमजोर हो जाती है और तेज हवा या दबाव पड़ने पर कभी कभी टूटकर गिर जाती है। इसके नियंत्रण के लिए बगीचे की साफ सफाई रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा ग्रसित पेड़ों में बने इसके छिद्रों को अच्छी तरह से साफ करें और इसके बाद पेट्रोल या फार्मलीन से भीगी रुई से छेद को बंद कर ऊपर से चिकनी मिट्टी लगा दें। इस प्रकार इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। अगर हम इन सभी बातों पे ध्यान दें तो हमारे किसान भाइयों को आने वाले जो साल होगा उससे लीची के बगीचे से अधिक आमदनी हो पाएगा और उसका जो फल होगा, उसका ग्रेडिंग मतलब फल का जो ग्रोथ होगा, जो क्वालिटी होगा, अच्छा होगा। तो इससे हमारे किसान भाई को बहुत अच्छा आमदनी का स्रोत है, मतलब आमदनी हो पाएगा और हमारे किसान भाई खुशहाल रह पाएंगे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, सड़क के किनारे आप लोगों ने बहुत सी नर्सरी देखी होंगी जहां पर रंग बिरंगे फूल, सोपकारी पौधे और कई प्रकार के फलों के पौधे मिलते हैं। ये एक अच्छा व्यवसाय है, आप इसे अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
इस व्यवसाय से खासियत यह है कि इसे कम लागत और कम जगह में आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए पौधों को नर्सरी व्यवसाय के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परमवीर सिंह से। तो हम बात करें व्यवसाय की, तो नर्सरी को हम जैसे पौधे तैयार करके बेचने के लिए जो एक स्थान पे पौधे तैयार करके बेचते हैं उसको नर्सरी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के जो हैं फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, इनके भी हम सीडलिंग को मार्केट में बेच सकते हैं डायरेक्ट सीडलिंग तैयार करके। इसके लिए हमको पता करना होगा पहले, जैसे कोई भी युवा अगर व्यवसाय करना चाहता है, नर्सरी का व्यवसाय करना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होती है जहाँ पे प्लांट्स का कलेक्शन कर सके और नर्सरी से पौधे तैयार करके मार्केट में बेच सके। तो ये नर्सरी का व्यवसाय आपका एक प्रोडक्शन यूनिट जो है दूर भी कर सकता है, किसान गांव में भी कर सकता है, और एक छोटा सा आउटलेट कहीं सिटी के अंदर आपका बनाकर वो आय प्राप्त कर सकता है। आज खेती से जुड़े कई कार्य हैं जिन्हें करके अच्छी आमदनी किसान ले रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सही प्लानिंग जरूरी होती है। उसी तरह फल फूलों और सजावटी पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए सही जगह, तकनीकी जानकारी और तैयार पौधों को बेचने की सही व्यवस्था होने के बाद ही शुरू करें। तो नर्सरी व्यवसाय के लिए आप एक छोटा सा एरिया जो हो आपके पास, उसमें मदर ब्लॉक तैयार कर लें। मदर ब्लॉक जिस स्पीसीज का आपको तैयार करना है, जैसे फल का करना है, वो जिस भी फल का तैयार करना है उसका एक मदर ब्लॉक तैयार कर लें। उसके बाद आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकते हैं उसका मदर ब्लॉक तैयार कर लें। उसके बाद आप उससे आप कटिंग या प्रवर्धन लगातार मल्टीप्लिकेशन करते रह सकते हैं। उसके अलावा आप एक छोटा सा जो नेट है, शेड नेट हाउस है या पॉली हाउस बना लें उसी नर्सरी के अंदर। जो पौधे ज़्यादा धूप सहन नहीं कर सकते उनको उसके अंदर उगा सकते हैं, और जो डायरेक्ट धूप में उगा सकते हैं उनको आप डायरेक्ट नर्सरी बनाकर या ट्रेंच बनाकर उनको तैयार कर सकते हैं। अब ये तैयार करने की विधि कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मीडिया तैयार करना होता है। जैसे आपका FIM है, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, मिट्टी है या गार्डन सॉइल होती है, उससे तैयार करके आप जैसे भी कोई प्लांट कटिंग करते हैं तो कटिंग उसके अंदर आप लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप इसमें जैसे पॉली बैग्स हैं उसमें लगा सकते हैं, या प्रो ट्रेज हैं उसमें लगा सकते हैं, या मिट्टी के गमले हैं उससे तैयार कर सकते हैं, या रेज बेड में भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद उसका जब जैसे कटिंग का स्प्राउटिंग हो जाए या बीज का है जर्मिनेशन हो जाए, उसके बाद आप उसको पॉलीथीन, छोटी छोटी पॉलीथीन में पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। उसमें जनरली जो मदर ब्लॉक बनाकर हम अपने स्थान पे, जैसे शुरू में हम कोई पौधा कहीं बाहर से ले आए और उसको मदर प्लांट की तरह में लगा दिया, और उसी से फिर कटिंग वाला है तो कटिंग के थ्रू, या बीज वाला है तो बीज के थ्रू हम पौधे यहीं बिहार में तैयार कर सकते हैं। हम देखते हैं आजकल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है बाहर से पौधे आते हैं। जो छोटे पौधे हैं वो ज़्यादातर आपके बंगाल से आते हैं, और बड़े जो पौधे लाने होते हैं, जैसे हमको 7-8 फीट के पौधे लाने होते हैं, तो ये हैदराबाद वगैरह उधर से हमारे यहाँ पे बेंगलोर की तरफ से हम लाते हैं। तो ये हम यहीं पे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको नर्सरी व्यवसाय में जाना होगा। जैसे कि किसी पौधे में बीज द्वारा प्रवर्धन होता है, किसी में कटिंग द्वारा होता है। डिफरेंट टाइप्स के पौधों में डिफरेंट टाइप्स के प्रोपोगेशन मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका गुलाब, क्राइसेंथेमम, हिबिस्कस, आपका जैस्मीन, ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ज़्यादातर मार्केट में डिमांड रहती है। फाइकस है, और उसके बाद बोगनविलिया है, कोलियस है, कैलेडियम है। ऐसे ऑर्नामेंटल मनी प्लांट्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, और जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स हैं उनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ख़ासकर कोरोना के बाद ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो इसके लिए हम कुछ प्लांट्स हैं जिनको एयर प्यूरीफायर के रूप में हम काम में लेते हैं, जैसे कि आपका एरेका पाम है, आपका उसके बाद में सेंसवेरिया है, और पीस लिली है, लैंगोस्टोमिया है। ऐसे प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे प्लांट्स को हम डिमांड प्रतिदिन बड़ी, रेफिस पाम है, तो इनकी हम नर्सरी करके मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा और आय प्राप्त कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सीजनल्स को छोड़ के ज़्यादातर प्लांट्स हैं जो हम कटिंग द्वारा
तैयार कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स की कटिंग्स होती है, जो कुछ होती है जो स्टेम कटिंग से होता है, कुछ है जो आपका लीफ कटिंग से होता है, कुछ रूट कटिंग से होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कहीं जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें ट्रेनिंग लेने के बाद आप आसानी से उसको कर सकते हैं, और वो आप अपना व्यवसाय जैसे जैसे फिर खुद करेंगे तो आप उसमें निरंतर नया नया कुछ सीखते रहेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। इस कार्य में तकनीकी जानकारी बहुत जरूरी होती है, इसलिए इसे सफल बनाने के लिए पहले से स्थापित किसी नर्सरी से या सरकारी संस्थाओं से ट्रेनिंग जरूर ले लें। इसे शुरू करने के बाद शुरुआत में कुछ समस्या आ सकती है, बाद में यह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो ज़्यादातर जैसे हम कुछ बात करते हैं आपके कुछ फसल्स की जो ऑर्नामेंटल उसको कैसे तैयार करते हैं, तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है आपका अभी जो आने वाला सीजन है उसमें क्राइसेंथेमम का गुलदाउदी जिसको बोलते हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करके उसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो जैसे ही गुलदाउदी का सीजन होता है, ख़त्म होने होता है, उस टाइम हम उसको प्लांट्स को मदर ब्लॉक में शिफ्ट कर देते हैं। मदर ब्लॉक मीन्स पुराने जो पौधे हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं। उसको हम 3-4 महीने जो गर्मी का समय उसमें बचा के रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मदर ब्लॉक है हमारा, इसमें हमने पौधे तैयार कर दिए हैं। ये पौधे से अब क्या करना है, जैसे ही फर्स्ट बारिश हो जाएगी, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, उस टाइम है इसमें टर्मिनल कटिंग, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये कटिंग्स हैं, इसमें हम 6 से 7 से 8 सेंटीमीटर का ये टर्मिनल कटिंग को कट कर लेंगे यहाँ से, और जहाँ पे हमने रेज बेड बनाया है या प्रो ट्रे में तैयार करना है तो उसको हम इसका लीफ जो है रिमूव कर देंगे, 2-3 रिमूव नीचे से, और उसको हम उस प्लांट में लगा देंगे, जिसका कि आपका 25 से 30 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो मदर ब्लॉक लगा हुआ है उसमें बहुत सारी आप कटिंग लेकर तैयार कर सकते हैं। जैसे ये कटिंग लेंगे, फिर से इसमें मदर ब्लॉक में स्प्राउटिंग हुआ, उससे फिर कटिंग लेंगे, इस तरह से आप इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अगर रूटेड कटिंग बेचते हैं तो 3 से 4 रुपये एक प्लांट का आपको, यानी कि 1-1.5 महीने के अंदर जो तैयार करेंगे वो 3 से 4 रुपये प्रति प्लांट बिक जाएगा। अगर आप उसी को पॉलीथीन में शिफ्ट करने के बाद बेचते हैं 1 महीने बाद, तो आपका वो 20 से 25 रुपये 30 रुपये तक भी आप उससे ले सकते हैं, जो लाखों में अभी इस समय हम तैयार करके बेच सकते हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं रोज की, उसके भी डिफरेंट कलर हैं, वो आप कटिंग द्वारा तैयार करके और उसको मार्केट में बेचते हैं। तो गुलाब का जो सीजन होता है अक्टूबर के महीने में, जब हम उसकी प्रूनिंग करते हैं उस समय हम कटिंग लेते हैं, तो उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर का जो हार्ड है उसका स्टेम है, उससे कटिंग लेंगे। कटिंग लेने के बाद हम उसको रेज बेड में लगा लेते हैं, और उसको जब स्प्राउटिंग हो जाएगा उसके बाद हम उसको पॉलीथीन में शिफ्ट करके उसको भी मार्केट में बेच सकते हैं। तो इसका भी काफ़ी डिमांड रहता है, और ये भी आप लाखों की संख्या में उत्पादन करके आराम से बिहार में बेच सकते हैं, जिसकी डिमांड रहती है। इस तरह से नर्सरी व्यवसाय एक आय का अच्छा स्रोत हो सकता है, जिससे बेहतर जीवन यापन एक युवा कर सकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार इनकी देखरेख और प्रबंधन, जहां पर किसान अक्सर लापरवाही कर जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि मुर्गियां कई प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाती हैं और सही समय पर उचित प्रबंधन न करने पर इनकी मृत्यु भी होने लगती है। इसलिए मौसम के अनुरूप मुर्गियों की देखरेख करना जरूरी होता है, जिसके बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार।
किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारे राज्य में भी मानसून का शुरुआत हो चुका है और अभी आगे भी इस तरह का हमें मानसून में बरसात का मौसम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जहाँ पर भी अपने शेड रखे हैं उसमें कहीं से भी पानी टपकने ना दें। अगर टपक रहा हो तो ऊपर में प्लास्टिक लगा करके आप उसको पानी को बाहर की तरफ निकाल दें, ताकि आपके शेड के अंदर में जो आपने लीटर बिछा के रखा है वो उसकी समस्या आपको नहीं होगी। दूसरी बात है कि आपका मुर्गी का घर को हवादार रखिए, क्योंकि ऐसा है होता है इस समय में बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी जिसको हम लोग कहते हैं नमी, तो जब बरसात ख़त्म होगा वैसे ही शेड के अंदर में नमी बढ़ जाता है। तो नमी बढ़ने पर आप उसके हवादार रहने का मतलब कि जाली आमने सामने होने पर अगर थोड़ा भी हवा चले तो उसको ये कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा मुर्गियों को रखा है तो ऐसी स्थिति में आप पंखे की भी व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि अंदर में हवा पूरे शेड के अंदर एक टेम्परेचर और हवा बना रहे। नमी को दूर करना सबसे बड़ी चीज़ है। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुर्गियों का प्रबंधन करने में मुर्गी पालक भाई कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के मरने की दर भी अधिक है। प्रबंधन में लीटर की बात करें तो हम बिछावन कहते हैं। यह मुर्गी पालन व्यवसाय में एक मुख्य बिंदु है, जिस पर मुर्गी पालक भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। ग्रोअर में उतनी अधिक समस्या आपको नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपके लीटर को जो बिछाते हैं ज़मीन पे, पुआल की कुट्टी, धान का भूसा या फिर लकड़ी की कुन्नी, तो इनको आप चलाते रहिए, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं तो इससे क्या होगा कि नीचे में नमी पा करके लीटर जम जाएगा और वैसे जमे हुए लीटर में आपको एक बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे कि हम कॉक्सीडियोसिस कहते हैं। खास करके जो ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं वो इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखें, बीच बीच में लीटर को चलाते रहें और उसमें चूना का छिड़काव करें, ताकि जो नमी है वो जितना कम आप रखेंगे तो ये कॉक्सीडिया का या फिर आपको बहुत सारे कीड़े होते हैं तो उसकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। लीटर में नमी की जांच करने के लिए लीटर को मुट्ठी में लें और उसे खोलें। अगर लीटर भुरभुरा है तो नमी कम है, हल्का बन जाए तो नमी सही है, और अगर गोल बने, चिपचिपाहट हो तो लीटर में नमी अधिक है, और नमी अधिक होने पर लीटर को तुरंत बदल देना चाहिए। लीटर में नमी आता है उसको हमेशा चला करके आप, क्योंकि इसमें वर्म्स हो जाते हैं, तो यानी कि 1.5 महीने के अंतराल पर आप एक बार पूरे मुर्गियों का डिवर्मिंग अवश्य करें जाड़े बरसात के दिनों में, क्योंकि इस सबसे बड़ी समस्या बरसात के दिनों में आपको कॉक्सीडियोसिस का और वर्म्स का यानी कि डिवर्मिंग करना और कॉक्सीडिया के दवा 3 से 4 दिनों तक चलाना अति आवश्यक है। नहीं तो अचानक आप देखेंगे कि फार्म के अंदर आपका मुर्गियों में मृत्यु दर अधिक हो गई। दूसरी बात तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आहार पे, तो आहार में इसमें नमी, आहार में भी ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए। अगर आप बोरा में अनाज लेकर के दाना लेकर के आए हैं तो आप उसे प्लास्टिक के ड्रम में या टीना के ड्रम में रखें, क्योंकि उसमें बोरा में होता क्या है कि आप कहीं दीवार से लगा करके या ज़मीन से नमी आपके दाना के अंदर चला जाता है, और दाना जब आपका नमी से हो जाएगा तो उसमें आपके फंगस होने की संभावना अधिक हो जाती है, और ये फंगस लगा हुआ दाना अगर मुर्गियों को खिलाएंगे तब भी वो उनके अंदर में टॉक्सिन डेवलप कर देता है फंगस, और जिसकी वजह से आपके मृत्यु दर होना शुरू हो जाएगी। तो इन सभी बातों को अगर आप ध्यानपूर्वक मुर्गी पालन में रखेंगे तो निश्चित ही आपको मुर्गी पालन से लाभ हो सकता है।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रोह, जिला नवादा के कृषक भीम सिंह ने। ये बकरी की जमुनापारी नस्ल की विशेषताओं के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भीम सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बकरी पालन किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय होता है, इसीलिए इसे गरीबों की गाय भी कहा जाता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए अधिक धन और श्रम की आवश्यकता नहीं होती है और इनका पालन किसान छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक आसानी से कर सकते हैं। हमारे देश में बकरियों की लगभग 20 से अधिक नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, सिरोही, तोतापरी, बीटल, बर्बरी और उस्मानाबादी नस्लें प्रमुख हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं बकरी की जमुनापारी नस्ल की। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है, लेकिन ये बकरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी पाली जाती है। जमुनापारी बकरी सफेद, काले, पीले, भूरे या फिर विभिन्न मिश्रित रंगों की होती है। इन बकरियों के पीछे के बाल लंबे और सींग छोटे नुकीले होते हैं। कान लंबे और बड़े मुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा इस नस्ल की बकरियां अन्य नस्लों की तुलना में ऊंची और लंबी होती है। इस नस्ल की एक वयस्क बकरी का वजन 50 किलोग्राम से 80 किलोग्राम के बीच होता है। ये बकरियां ब्याने पर 1 से 2 बच्चे देती हैं और जहां तक दूध उत्पादन की बात है तो इस नस्ल की बकरी 2 से 3 लीटर तक प्रतिदिन दूध देती है। तो इन सभी खूबियों को देखते हुए यदि आप जमुनापारी बकरी का पालन करना चाहते हैं तो आप इस नस्ल की बकरी का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों,